नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है गवाह। इसे लिखा है अनीता मनोचा ने। सुमित्रा ने अपने लंबे बालों को जूड़े में बांधने के बाद माथे पर सिंदूर का टीका लगाने के लिए जैसे ही दर्पण में देखा तो वह चौंक उठी। एक ही रात में उसका चेहरा जैसे झुर्रियों से ढक गया था। उसने एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए पुकारा, मिन्नी। मिन्नी उसकी 5 वर्षीय नातिन थी और आज कचहरी में उसकी पेशी थी। बच्ची का दोष यह था कि उसने अपने पिता को नशे की स्थिति में अपनी बेहोश मां के कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद सिगरेट लाइटर से आग लगाते देख लिया था। मिन्नी इस बात का अकेला जीता जागता सबूत थी कि किस तरह एक जिंदा इंसान आग की लपटों में झुलसकर एक मुट्ठी राख में परिवर्तित हो जाता है, और इसलिए न्याय के रक्षकों के लिए उसकी न्यायाधीश के समक्ष गवाही अनिवार्य हो उठी थी। सुमित्रा अपनी बेटी की असमय मृत्यु के शोक में भी इतना व्याकुल नहीं हुई थी जितनी आज यह सोचकर हो रही थी कि यह मासूम बच्ची वकीलों की बहस को किस तरह झेल पाएगी। मिनी के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं था। आज उसे उसकी पसंद का फूलदार फ्रॉक पहनाकर उसके बालों में रंगीन रिबन के फूल टाके गए थे। उसे समझाया गया था कि अदालत में उससे जो भी पूछा जाए उसका उत्तर वह बस उतना ही दे जितना उसको ज्ञात है। और फिर उसकी फ्रॉक की जेब में ढेर सारी टॉफियां भर दी गई थीं। सुमित्रा ने नन्ही मिन्नी के उत्साह से भरे चेहरे को देखा और फिर उसका हाथ थामकर बाहर की ओर चल दी। अदालत खचाखच भरी हुई थी। कहीं वकीलों की भीड़ तो कहीं मुकदमों के लिए आए लोगों का जमघट। मिनी ने सुमित्रा का हाथ कसकर थाम लिया। उसकी नन्ही हथेली पसीने से तर हो गई थी। तभी सुमित्रा द्वारा नियुक्त वकील तीव्रता से उसके पास आया और बोला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि आपकी बेटी के साथ मृत्यु से पूर्व जबरदस्ती की गई थी। उसके पूरे शरीर पर खरोंचों के निशान मिले हैं। सुमित्रा हिचकिचियों में रो उठी। हाँ वकील साहब, दहेज में बहुत अधिक धन नहीं मिल पाने के कारण उसका वहशी पति अपना स्वयं का व्यापार नहीं कर पाया था। इसलिए अपने कार्यकाल में पदोन्नति हेतु वह अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए मेरी बेटी का उपयोग करना चाहता था। यह बात मेरी बेटी ने मुझे बताई थी। वह सदा ही अपने पति का इसी कारण विरोध करती रहती थी। वकील का सिर गंभीरता से हिलने लगा। तो शायद उस रात उस पर बलात्कार की चेष्टा हुई हो और प्रतिरोध के फलस्वरूप ही उसकी यह दशा कर दी गई हो। मिन्नी अब तक न समझ आने वाली समस्त वार्तालाप को पूरे मनोयोग से सुन रही थी। उसने नानी की ओर गर्दन मोड़कर पूरी गंभीरता के साथ पूछा, नानी माँ, बलात्कार क्या होता है? सुमित्रा और वकील दोनों के सिर शर्म से झुक गए। मिनी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपना प्रश्न नहीं दोहराया, बस सुमित्रा के हाथ को और भी दृढ़ता से थाम लिया, जैसे वह कोई नन्ही बच्ची हो और मिन्नी से हाथ छूटने पर उसका इस भीड़ में खो जाने का डर हो। और तभी उसका मुकदमा आरंभ हो गया। सुमित्रा मिन्नी को लेकर भीतर कमरे में चली गई। मिन्नी ऊंची कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर संकेत करके बोली, नानी माँ, वह कौन है? सुमित्रा ने कहा, उसे न्यायाधीश कहते हैं, और मिन्नी को गवाह के कटघरे में खड़ा कर दिया। बचाव पक्ष के वकील ने पूछा, क्या तुमने अपने पिता को अपनी माँ के कपड़ों में आग लगाते हुए देखा था? मिनी ने एक बार सुमित्रा की ओर देखा और फिर उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारी माँ और पिता के आपसी संबंध कैसे थे? वकील ने अपना अगला प्रश्न किया। मिन्नी ने पूरी मासूमियत के साथ अपनी पलकें झपका दीं। वकील ने अपना प्रश्न दोहराया, क्या तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ से लड़ते थे? और उसी समय मिन्नी के पिता का उस कमरे में प्रवेश हुआ। मिन्नी पिता की ओर कुछ क्षण देखती रही और फिर एकाएक चिल्ला उठी, उसे रोको, वह राक्षस है। उसने मेरी माँ को मार डाला और अब नानी को मारने आया है। और फिर नन्ही हथेलियों में अपना चेहरा ढांप कर वह सिसकने लगी। न्यायाधीश ने उसे वहां से चले जाने का आदेश दिया। सुमित्रा रोती हुई बच्ची को बाहों में भरकर कमरे से बाहर ले आई। घर आने पर मिन्नी का मन किसी खेल में नहीं लग पाया। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके पिता प्रतिदिन देर रात में शराब पीकर घर लौटता था
और उसके साथ सोई माँ को उठाकर जबरदस्ती दूसरे कमरे में ले जाता था। फिर वहाँ देर तक उनके झगड़ने और अपनी माँ के रोने की आवाज़ें आती रहती थीं। मिन्नी का शराब की गंध से परिचय बहुत बचपन से ही हो गया था। वह जान गई थी शराब पीकर आदमी लड़खड़ाने लगता है और मारपीट भी करता है। माँ उसे सदा ही बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए आयु के साथ साथ उसके मन में माँ के प्रति सहानुभूति और पिता के प्रति रोष समान रूप से पनपता रहा था। जब जब उसके पिता माँ को मारते, उसका जी चाहता कि वह पिता को इस घर से सदा सदा के लिए जाने को कह दे। पिता के लाए फ्रॉक और खिलौने भी उसे कभी खुश नहीं कर पाते थे। माँ को उस निर्दयी व्यक्ति के चंगुल से बचाए रखने के लिए वह अधिकांशतः माँ के साथ साथ रहती, क्योंकि उसकी उपस्थिति में पिता माँ से कुछ नहीं कहते थे। अपने पिता का चेहरा देखकर उसे कहानियों के उस जादूगर दैत्य की याद हो आती थी, जो एक राजकुमारी को उसके महल से उठा लाया था और उससे बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाकर उस पर मनमाने अत्याचार करता था। मिन्नी की माँ ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध मिन्नी के पिता से विवाह किया था, इसलिए लंबे समय तक चुप रहकर वह यह सब सहती रही थी। अंतिम कुछ दिनों में उसका संयम टूट गया था और उसने अपनी माँ को अपने पति के अत्याचारों के विषय में बहुत कुछ बता दिया था। इतने भर पर भी उस स्वामिनी ने अपनी माँ से धन की सहायता लेना स्वीकार नहीं किया था और अंततः उस सुखी लगने वाले गृहस्थी का यह दुखद परिणाम देख सभी परिचित स्तंभित रह गए थे। उस दिन अचानक ही ऐसा हो गया था कि कुछ गिरने के स्वर से उठी मिन्नी अपने पिता के कमरे से निकलकर माँ के कमरे की ओर चली आई थी और उसने अपने पिता को नीचे धरती पर पड़ी माँ के शरीर पर मिट्टी का तेल डालते देख लिया था। अभी वह स्थिति की भयावहता को समझ भी न पाई थी कि पिता ने लाइटर जलाकर माँ के कपड़ों में आग लगा दी थी। मिन्नी आग की लपटें देखकर घबरा उठी और माँ की ओर भागी, परंतु तभी दो मजबूत हाथों की पकड़ ने उसे रोक दिया और वह छटपटा कर रह गई। उसका मुंह पिता ने अपने हाथ से बंद कर दिया और दूसरे कमरे में ले आए। अगली सुबह घर में मिन्नी अकेली थी और बिलख बिलख कर आस पड़ोस से एकत्रित हुए लोगों को अपने पिता के कुकृत्यों के विषय में बता रही थी। भगोड़ पिता को शीघ्र ही पुलिस ने ढूंढ निकाला। तभी सुमित्रा मिन्नी को उस घर से सदा सदा के लिए अपने यहाँ ले आई। मिन्नी माँ के साथ रहकर अपने बचपन के स्वभाव को पीछे छोड़ आई थी और माँ के समान ही उसका स्वभाव प्राकृतिक रूप से गंभीर होता चला गया था। किसी सामान्य सी घटना पर भी वह आवश्यकता से अधिक समय तक विचार करती रहती। आज भी अदालत से लौटने के बाद कितने ही प्रश्न उसे व्यथित कर रहे थे। जज कौन होता है? पिता अभी तक स्वतंत्र क्यों घूम रहे हैं? वकील ने उससे ये क्यों कहा कि सच बोलना? क्या उसे नहीं मालूम कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते? बलात्कार क्या होता है? अनेक जैसे प्रश्न मिन्नी के मस्तिष्क में कुल बुला रहे थे, जिसका उत्तर पाना उसे आवश्यक प्रतीत हो रहा था। वह उत्तर पाने की अपेक्षा करते हुए नानी के पास चली आई, परंतु नानी का उदास चेहरा देखकर उसने उनसे कुछ नहीं पूछा। वह यह सोच कर रह गई कि कल स्कूल में अपनी प्रिय अध्यापिका से ही यह सब पूछेगी। ये सोचने के बाद उसका मन थोड़ा शांत हो गया और वह आकर बगीचे में बैठ गई। सामने पार्क में कई बच्चे खेल रहे थे। मिनी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगी। तभी पड़ोस के घर की एक लड़की उसे खेलने के लिए निमंत्रण देने आई। चलो हम भी खेलेंगे। मिनी ने सहज भाव से उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और साथ चली गई। थोड़ी देर खेलने के बाद अचानक ही उस लड़की की माँ ने उसे पुकारा, चलो शालू, तुम्हारा दूध पीने का समय हो गया है। शालू ने मिन्नी से कहा, मैं अब नहीं खेलूंगी, मेरी माँ बुला रही है। मिनी ने स्वर की दिशा में देखते हुए जैसे अपने आप से पूछा, क्या तुम्हारे पिता भी माँ को मारते हैं? शालू ने अत्यंत समझदारी से सिर हिला दिया। छी, गंदी बात। पिता भी कभी माँ को मारते हैं? वह तो उनसे प्यार करते हैं। और वह अपने घर की ओर भाग गई। मिनी चुपचाप अपने घर में आई और सुमित्रा की गोद में मुंह छिपा सिसकने लगी। सुमित्रा ने उसके बाल सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ? आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर वह बोली, नानी माँ, क्या तुम हमें प्यार करने वाले अच्छे माँ पिताजी दिला दोगी? सुमित्रा का मन कठोर धरती पर गिरे कांच सा चटक गया। उस दिन रात को घर के सब काम से निपटकर सुमित्रा मिन्नी के लिए दूध का गिलास लेकर उसके पास आ बैठी। दूध गर्म था। मिन्नी ने गिलास थाम कर उसे वापस रख दिया। सुमित्रा के पूछने पर बोली, अभी गर्म है। और फिर कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद अचानक पूछा, नानी माँ, जब माँ आग में जली थी तब क्या उसे इतना ही गर्म लगा होगा?
सुमित्रा ने मिन्नी का सिर अपनी छाती से लगा लिया और बोली, नहीं मिन्नी, बेहोशी में कुछ भी गर्म ठंडा नहीं लगता। तुम्हारी माँ बेहोश थी ना। मिन्नी ने चुपचाप दूध पी लिया। सुमित्रा वहीं उसके साथ लेट गई। देर तक मिन्नी के बाल सहलाने के बाद उसने जब मिन्नी की ओर देखा तो पाया कि वह अब तक जाग रही थी। नानी को अपनी ओर देखते पाकर वह बोली, नानी माँ, क्या वे लोग पिताजी को भी वैसे ही आग में जलाएंगे जैसे उन्होंने माँ को जलाया था? सुमित्रा की आंखें भीग उठी। उसे रोता देख मिन्नी व्यथित सी हो उठी और कुछ सीमा तक अपराध बोध ने भी उसे घेर लिया। अपनी नन्ही हथेलियों से नानी के आंसू सुखाते हुए वह क्षमा याचना करने के भाव से बोली, नानी माँ, मत रो, अब हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। सुमित्रा ने रोना भूलकर उसे अपने समीप खींच लिया और बोली, कहानी सुनोगी मिन्नी? मिन्नी ने तुरंत हाँ कर दी। सुमित्रा कहने लगी, एक राजा था, उसकी एक रानी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। अचानक ही मिन्नी बोल उठी, अच्छा हुआ ना नानी। क्या? सुमित्रा ने चौंकते हुए पूछा। यही कि उसके कोई संतान नहीं थी। मिन्नी बोली, नहीं तो तब राजा जब रानी को मारता तो उसे भी मेरी तरह कचहरी में जाना पड़ता और वकीलों की बातों का जवाब देना पड़ता। सुमित्रा का चेहरा विदीर्ण हो गया। उसने अंधेरे में अपने पास लेटी मिन्नी के मासूम चेहरे पर बचपन की रेखाएं खोजने का व्यर्थ प्रयास किया, परंतु उसे लगा बचपन उस बच्ची से कहीं बहुत पीछे छूट गया। सुमित्रा का मन किसी अज्ञात भय से कांप उठा। दूर आकाश में बगुलों का एक समूह तीव्र चित्कार करता हुआ उड़ता जा रहा था। धन्यवाद।